नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। एक बहस जो छिड़ी हुई है, आपने देखा नोएडा, मानेसर, सूरत में जब एलपीजी के दाम महँगे हुए, तो सूरत के श्रमिक जो हैं अपने फैक्ट्रियाँ छोड़कर अपने घरों को प्रवास कर गए और ऐसा ही कुछ आपने गुजरात के और डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखा और बक्सर में, बिहार में भी आपने देखा किस तरीके से लेबर कोड्स को लेकर या श्रमिकों के श्रम को लेकर अब मामला जो है खड़ा हो गया। सोशल मीडिया के द्वारा ये शुरू हुआ। पब्लिक तो ये सोच रही थी कि जेन ज़ी आंदोलन शुरू होगा, पर श्रमिक आंदोलन शुरू हो गया। पहले किसान आंदोलन और फिर श्रमिक आंदोलन। देश की 60% आबादी यानी कि 11 करोड़ परिवार तो कृषि से संबंधित हैं और इससे ज़्यादा परिवार श्रम से संबंधित हैं। चाहे वो बटाईदार किसान हो, चाहे वो लेबर वर्कफोर्स हो कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सर्विसेज के क्षेत्र में, गिग वर्कर्स, ये सब श्रम कानून के अंदर आते हैं। और आपको याद होगा जब कृषि कानून लाए गए थे तो उसी समय ये 40 कृषि कानूनों को हटाकर 4 श्रम कोड बिल भी लाए गए थे, जिनको अब लागू कर दिया गया 2025 में और उसको लेकर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को लेकर, थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशंस को लेकर तमाम विपदाएं जो हैं, वो श्रमिकों पर आ गई हैं। ये क्यों आई हैं? क्या इसकी ज़िम्मेदार प्राइवेटाइज़ेशन है? क्या इसका ज़िम्मेदार हमारा जो इम्पोर्ट पॉलिसी है वो है? क्योंकि एग्रेरियन क्राइसिस जो शुरू हुआ, अब वो श्रमिक आंदोलन में तब्दील हो रहा है। क्या जिस तरीके से किसानों ने अपने 3 बिल जो हैं, वो माफ़ करवाए थे सरकार से, क्या अब श्रमिकों का भी एक आंदोलन जो है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेगा, जिससे ये 4 जो लेबर कोड्स हैं, इसको भी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट आलोक तिवारी जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आलोक तिवारी जी। नमस्कार। और आज आपसे सुबह ही बात हो रही थी इस पर, लेबर कोड्स को लेकर, श्रमिकों के आंदोलन को लेकर। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, इसकी रूपरेखा क्या है? किस वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ है? और अब आने वाले समय में आपको इसको किस रूप में देखते हैं? जी। अव्वल तो मैं कहूँगा आपसे, ये सिर्फ लेबर का आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेबर के साथ जो इशू उनके वेजेस से एसोसिएटेड है, वो इस देश की लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की जनता को भी इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे देश की जनता को उनके साथ में आना चाहिए। ये हमारी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है। स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं, स्वतंत्रता के मूल्यों को खत्म करके ये गुलामी की तरफ देश लिए जा रहे हैं। आत्मजीत जी, ये गांधी जी की हत्या है, क्योंकि इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन की धार को देने वाला तो श्रमिक वर्ग ही है। वो धार पहली बार चंपारण से आई थी और इलीट क्लास का जो आंदोलन था लोकमान्य तिलक में, इस देश का सर्वहारा और दलित वर्ग उससे दूर था। वो गांधी जी के साथ आकर के चंपारण से जुड़ा था। उससे पूर्व का किस्सा बताऊं मैं गांधी जी के चरित्र को लेबर्स के लिए। गांधी जी जब साबरमती आश्रम में रहते थे गुजरात में, तो एक मदन लाल नाम का सेठ था गांधी जी को। वो 5,000 रुपए सालाना दे देता था गांधी जी, और उस सस्ते जमाने में साल भर उनका आश्रम का खर्चा चल जाता था। गांधी जी तो दलितों को साथ में लेके चले। गांधी जी ने उस आश्रम में एक दलित को रख लिया, तो वो सेठ जरा ऑर्थोडॉक्स था, वो नाराज हो गया, उसने पैसा देना बंद कर दिया। तो एक जवान सेठ गांधी जी के पास पहुंचा। उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई, वो दूसरे दिन पहुंचा। उसने गांधी जी को 11,000 रुपए दिए। उस सेठ का नाम था अंबालाल साराभाई, विक्रम साराभाई के पिताजी। गांधी जी ने ले लिए, लेकिन रुपया लेने के बावजूद जब अंबालाल साराभाई क्लॉथ मिल में मजदूरों की हड़ताल हुई, तो गांधी जी अंबालाल साराभाई के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लेबर्स के साथ खड़े थे। गांधी जी ने कहा जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूं, और आप जान के हैरत में आएंगे कि अंबालाल साराभाई की पत्नी भी गांधी जी के साथ खड़ी थी। ऐसे महामानव का गला दबा करके ये लोग जो है सन 47 में आगे बढ़े हैं,
वो तो उनकी दैहिक हत्या थी, उनकी वैचारिक हत्या अब ये मजदूरों का गला दबा के कर रहे हैं। इतना भीषण शोषण हो रहा है। मेरी व्यक्तिगत नॉलेज में है, मेरी एक गरीब क्लाइंट की बेटी अक्सर मेरे पास आती है, वो कानपुर के फैक्ट्री एरिया में काम करती है। मैंने जब उसके वेजेस के बारे में पूछा तो 10 घंटे वो काम करती, उसे 250 रुपए मिलते। ये शोषण किया जा रहा है। आज एक शोषणकारी विचारधारा है देश में। आत्मजीत जी कांग्रेस मुक्त भारत के माने बहुत बड़े थे, जनता समझ नहीं पाई। और आज जो इस देश की जनता इस मुकाम तक पहुंची है, सिर्फ लेबर्स नहीं है। मेरठ में 850-900 दुकानें गिरा दी, 4-5 दिन से पब्लिक सड़क पे लेटी हुई है, गश खा खा करके गिर रहे हैं अपनी ध्वस्त प्रॉपर्टी को देख करके। कांग्रेस मुक्त भारत, इसके माने बहुत बड़े थे। जनता ये समझी कि कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए झूठे मामलात खड़े किए गए, झूठे आंदोलन लगाए गए, चलाए गए, झूठे आरोप लगाए गए। इस देश की जनता ये नहीं जानती कि कांग्रेस इस देश की प्राणवायु है। कांग्रेस माने सोनिया गांधी नहीं होता है, कांग्रेस माने राहुल गांधी हाथ का पंजा नहीं होता है। कांग्रेस माने होते हैं 3 मंत्र जो गांधी ने दिए थे: आइडिया ऑफ इंडिया, इंक्लूसिव थॉट एंड सेकुलरिज्म। गांधी जानते थे कि इस भारत माता का एक पुजारी केवल पंडित नेहरू है जो इस मंत्रों का जाप सही तरीके से कर सकता है। उनको नेहरू के अतिरिक्त किसी पर यकीन नहीं था। आपने देखा कांग्रेस अंतिम तक उस इंक्लूसिव थॉट को लेकर के चली, समावेशी सोच। समावेशी सोच का गला दबा दिया गया। पंडित नेहरू के ट्रस्ट विद द डेस्टिनी का भाषण आपको पढ़ना होगा, उसको बार बार सुनना पड़ता है। मैं सुनता हूं, मुझे उससे सुनना बहुत अच्छा लगता है। उस ट्रस्ट विद द डेस्टिनी के भाषण के एक एक अंश पर नेहरू ने सत्यता से अमल करना शुरू किया और कांग्रेस उसी भाषण को लेकर के आगे चलती रही। पंडित नेहरू को किस समय भाषण वो देश मिला था, किस स्थिति में मिला था? उनके भाषणों की तमाम लाइनों में एक लाइन है, वी हैव टू वाइप द टीयर्स फ्रॉम द मिलियंस ऑफ आइज। आज कौन सी सरकार है जो बिलियंस ऑफ आइज की आंखों में आंसू दे रही है? ये गोलवलकर की इकोनॉमिक्स खेली जा रही है। सब प्रभावित हैं। लेबर्स भारत में, अभी आप ऑस्ट्रेलिया या फिनलैंड बनाना चाहेंगे तो आपका देश फनलैंड बन जाएगा। हमारे देश की 150 करोड़ के करीब आबादी है, इसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया। हमारे लिए आपको अनुभव होगा, ये संघ और भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा आबादी को बहुत कोसते हैं। ये नहीं जानते हैं कि आबादी जो है हमारी डेमोग्राफिकल डिविडेंड है। और ऐसी नीतियां एक के बाद एक विनाशकारी नीतियां लगा करके इन्होंने उस डेमोग्राफिकल डिविडेंड को डेमोग्राफिकल लाइबिलिटी बना दिया। लेबर्स की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, हर कहीं शोषण की इजाजत है। सरकार की कोई गवर्नेंस नहीं है, न बड़े आदमी पर न पैसे वाले पर। सरकार उनकी गुलामी में व्यस्त है। और अडानी और अंबानी की आमदनी करीब करीब 350 गुना बढ़ चुकी है। फाइनेंशियल डिस्पेरिटी कॉलोनियल एज में जा चुकी है। 1% आदमी के पास 40% देश की दौलत है और 10% आदमी के पास करीब 6.5% है। ये आपको वापस सामंतवाद में ले जाती है। लेबर्स इफेक्टिव हुए हैं, बेरोजगार बहुत सारे लेबर्स हुए हैं। फ्यूडलिज्म में ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की बौद्धिकता की कमी का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। जनता को इमोटिव मैटर में उलझा करके उनके वास्तविक मैटर से दूर करने का ये महापाप किया गया है। सांप्रदायिकता के जरिए जनता की चेतना को नष्ट किया गया है और चेतना ही व्यक्ति का धर्म है।
आदमी आज एसेस नहीं कर पा रहा है कि हमारा कितना शोषण हो रहा है और ये शोषण क्यों कर हो रहा है, ये जो देश विनाश के रास्ते पर चला ये क्यों कर चला। क्योंकि पंडित नेहरू ने कहा था कि इस देश में मिडिल क्लास के जरिए फांसीवाद आएगा, और ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो सवर्ण है, ये पीड़ित है, इनकी सेविंग कम हुई है। ये अभी चिल्ला इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी ये चीजें अफोर्ड कर पा रहा है, बस। फैक्ट्रियां उनकी भी बंद हुई हैं, लेकिन उनको सांप्रदायिकता की नफरत में इतना बुरी तरीके से फंसा दिया गया है कि वो अपनी बर्बादी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक कौम की बर्बादी की खबर सुन करके वो खुश होते हैं। आज आपको लग रहा है कि लेबर्स पर अत्याचार हो रहा है। लॉकडाउन का बम 3 घंटे की नोटिस पे डाल दिया गया था और 52 दिन इस नृशंस और इस बर्बर सरकार ने भारत के लेबर्स को जमीन पर रगड़ दिया, मर गए। प्रधानमंत्री उसी समय अपना 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा था, जो कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर करना पड़ेगा, करने लगेंगे। उसी समय प्रधानमंत्री नई संसद बनवा रहे थे। जरा श्रीमान जी की प्रायोरिटीज आप देखिए। लेबर केवल फैक्ट्री में नहीं होता है, हमारी एग्रीगेरियन फील्ड में भी लेबर होता है। क्या पेमेंट उनको मिल रहा है मनरेगा में? मनरेगा को खत्म कर दिया गया है। मनरेगा में स्टेट का शेयर बढ़ा दिया है, स्टेट की इकोनॉमी मर चुकी है। वो चालान के जरिए अपने यहाँ की तनख्वाहें बांट रहे हैं। आप जी ये देश गोलवलकर की पॉलिसी पे जा रहा है। गोलवलकर ने 2 गंदी किताबें लिखी, एक बंच ऑफ थॉट जो नफरत सिखाता है, और एक वी एंड अवर नेशन ऑफ डिफाइंड, जिसमें फ्यूडलिज्म और हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है। हर राजनीति अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। गोलवलकर लिखते हैं कि जो है 5% लोगों के पास पूंजी होनी चाहिए, 95% लोगों को गरीब कर देना चाहिए। इस महापाप की सलाह ये गोलवलकर देता है, इसीलिए संघी अपने संस्थापक से ज्यादा गोलवलकर को मानते हैं गुरु जी कह के, और नरेंद्र मोदी तो कह भी चुके हैं कि उनको गोलवलकर बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए पहला कदम जो एंटी ह्यूमन था, एंटी नेशनल था, वो था डिमोनिटाइजेशन। अमूमन कहते हैं कि किल्ड 2 birds with 1 stone, बट नरेंद्र किल्ड 3 birds with 1 stone। वो 10-12 लाख करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग थी, जिसको कि अरुण शौरी ने कहा था। दूसरा, भारत की इकोनॉमी को चोट करके चाइना की इकोनॉमी को वॉक ओवर दिया गया। और तीसरा, आदमी को बेरोजगारी करने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हुई। एमएसएमई सेक्टर, मिडिल क्लास सेक्टर बंद होना शुरू हो गया। पहली मार लेबर्स को वहां पड़ी बेरोजगारी की। इनके विनाशकारी कदमों की वजह से करीब, इस समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि अभी लोग गुजरात से बाहर अपने गांव जा रहे हैं, इसके पहले ही 9 करोड़ लोग आदमी रिवर्स माइग्रेशन के जरिए अपने गांव पहुंच चुके हैं। वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन था। नोटबंदी का जख्म आज दिन तक नहीं भरा, उसे लेबर क्लास भुगत रहा, उसे बिजनेस क्लास भुगत रहा। जरा आप इमेजिन करिए, नोटबंदी के बाद एटलस साइकिल की मालकिन ने आत्महत्या कर ली थी कि एटलस साइकिल बंद हुई तो कितना लेबर वहां से बेरोजगार हुआ। चिन्नी पंखा बंद हो गया, पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया था। वहां का लेबर कहां गया होगा? अभी भारत को इतने ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ हाथ को काम चाहिए। हाथ को आप स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के जरिए
उनको जो है किनारे नहीं कर सकते। आप स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम आपके केवल व्हाइट एलिफेंट है। दूसरा कदम लेके आई है जीएसटी, और तीसरा लेके आए लॉकडाउन। इस देश में 6 लाख एमएसएमई सेक्टर बंद हो गए हैं। परचेजिंग पावर मर गई है इस देश की। करीब 100 करोड़ आदमी इस देश की मार्केट से बाहर हो चुका है। वो केवल जरूरत की चीजें खरीद पा रहा है। दे आर इन वेल कंफर्ट। उनको लेबर्स की परवाह नहीं है, और अपनी बिना जो बेचारे न्याय मांग रहे हैं, एक तो पहले ही उनको इतनी तनख्वाह दी जा रही है, दस्तखत कितने पे कराया जाता है, दिया कितने पे जाता है, फायदा उठाता है मालिक। एक तो पैसे भी बचाता है, दूसरा इनकम टैक्स में भी छूट पाता है, और ऊपर से सिलेंडर से सारे सामानों की महंगाई बढ़ी है इस गल्फ वार की वजह से। और आप एंगल दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हाथ है, तो आप सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? पुलवामा होता चला जा रहा है, पहलगाम होता चला जा रहा है, दिल्ली बम ब्लास्ट होते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान आपके देश में घुस करके आकर के बड़े बड़े आंदोलन भड़का रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं? देश कैसे सुरक्षित हाथों में है? या ऑपरेशन सिंदूर की वैल्यू क्या रही कि पाकिस्तान आपके यहाँ इंटरफियरेंस कर रहा है? आत्मजीत जी, मैं आपकी इत्तला के लिए बात बता दूं, जब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित बेटी के रेप और हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को छीन करके जला दिया था रात में, उसके बाद एक वहां आंदोलन उमड़ा था। राहुल गांधी जी गए थे, प्रियंका जी गई थी, और राहुल गांधी को गिरेबान पकड़ के गिरा दिया गया था पुलिस के जरिए। तब ये सरकार भी कह रही थी कि एक पाकिस्तानी टूल किट है, और ऐसे ऐसे वहां से पेमेंट हो रहे हैं, लेकिन आज दिन तक न उसकी जांच है, न कोई सबूत है। आप पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से आंदोलन भड़काया जा रहा है। 8, 10, 12 हजार तनख्वाह पाने वाला एक लेबर वो ट्विटर चलाता होगा? मैं एक सवाल इस समय पूछता हूं कि ये वर्तमान सत्ताधारी डिस्पेंसेशन है संघ का, इनका एक सबसे बड़ा भारत का भारतीय मजदूर संघ, ये क्या कर रहा है? ये दौलत बटोर रहा है संघ। ये अपने कार्यालय बनवा रहा 12-12 मंजिला लेविश, क्योंकि उनके गुरु जी की विचारधारा इंप्लीमेंट हो रही है। ये विचारधारा ही बहुत निशंस विचारधारा है, दक्षिणपंथी। कांग्रेस की विचारधारा उदारवाद की थी। पंडित नेहरू ने एक लेबरर के जरिए भाखड़ा डैम का उद्घाटन कराया था, अपना नाम नहीं रखवाया उन्होंने। आप उदारवाद के जरिए देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उदारवाद एक राजनीति शास्त्र की बहुत ही अप्रूव्ड विचारधारा है। जॉन लॉक उसके प्रणेता है। पंडित नेहरू ने, इत्तेफाक की बात है, उन्होंने पढ़ लिख बहुत रखा था। यहाँ गुलामी करवाई जा रही, देश की परचेजिंग पावर मर गई है, लेकिन सरकार कहीं एडजस्टमेंट पर तैयार नहीं है। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी, सरकार अपने बजट को बिगाड़ने के लिए नहीं तैयार है। जनता का भविष्य चाहे चौपट हो जाए। बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैंने पढ़ा है कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ये होता है कि मैन इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, और नरेंद्र मोदी ऐसे स्टेट हैं जो अपनी ही प्रॉपर्टी को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आप कंट्रोल की राजनीति कर रहे हैं, आप लेबर्स के दमन की राजनीति कर रहे हैं। इसके अंजाम केवल खराब होने हैं। हम जो लेबर क्लास नहीं है, हम भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, और नस्टर की तरीके इनकी नीतियां हम पर चुभ रही हैं। हमको इनके साथ खड़े होना होगा, वरना जैसे हिटलर की हुकूमत में हुआ था कि एक मारा जा रहा था तो एक चुप था, तो दूसरा मारा जा रहा तो तीसरा चुप था, लेकिन आखिरी व्यक्ति के पक्ष में बोलने वाला कोई मौजूद नहीं था। आपने आलोक जी, देखा ये एक सवाल मेरे मन में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दर्शकों के लिए भी। आप कहते हैं कि उदारवादी नीतियों के तहत 91 में एज फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने
प्राइवेटाइजेशन को खोला। विदेशी निवेश, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में निवेश कम था, तो निवेश लाने के लिए उन्होंने एफपीआईज, एफआईआईज, एफडीआई को समर्थन दिया। और उसके बाद आपने देखा कि जॉब जनरेशन हुई, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना। एक तरीके से एक इक्वल राउंड डेवलपमेंट की बात जो है कांग्रेस की सरकार ने की 2014 तक, जब अन्ना आंदोलन से पहले की बात कर रहा हूं। 2014 में मोदी सरकार आती है और उस प्राइवेटाइजेशन को वो रीमोनेटाइजेशन पे ले जाती है। मुझे याद है 2019 में जब कृषि आंदोलन शुरू हुआ था, तो 6 लाख करोड़ रुपए की रीमोनेटाइजेशन उनको एसेट्स की करनी थी, पब्लिक सेक्टर एसेट्स की, कि उससे पैसा आएगा, हम रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें पैसा लगाएंगे। कौशल विकास की बात हो रही थी, स्किल इंडिया, रोजगार देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 2-2 लाख रुपए के लोन देने की बात हो रही थी, और भी बहुत सारी स्कीम्स। मतलब हर महीने 2 या 4 स्कीम्स लॉन्च की जा रही थी, प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, गरीब कल्याण योजना, जनधन अकाउंट, सब कुछ हुआ, हमने सब कुछ देखा। मेरा सीधा सीधा प्रश्न ये है कि जो कांग्रेस की उदारवादी नीतियां थी, प्राइवेटाइजेशन था, और मोदी साहब का जो विकसित भारत का मॉडल है, उसका बुनियादी फर्क क्या है कि मजदूर उस समय मनरेगा के तहत श्रम पा रहा था, पर आज वो उस मनरेगा स्कीम से भी बाहर हो गया। कृषि में जो किसान एमएसपी पा रहा था, वो विकसित भारत के प्रोग्राम में एमएसपी से भी महरूम रह गया। ये ऐसा बदलाव कैसे हुआ, जबकि नीतियां दोनों की सेम है, प्राइवेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन? कांग्रेस की नीतियां गाइडेड नहीं थी, वो दिमाग वाली नीतियां थी। कांग्रेस हमेशा मध्य मार्ग पर चली है। कांग्रेस ने इकोनॉमी को ओपन किया, और कांग्रेस ने जो है डिसइन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट को हमेशा दिमाग में रख के किया। उन्होंने हवाई अड्डे नहीं किए, हवाई अड्डे नहीं बेचे उन्होंने, क्योंकि हवाई अड्डे हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है, और वॉर के समय कभी भी उनको टेक ओवर कर सकती है। कांग्रेस ने, जो पंडित नेहरू ने नवरत्न कंपनियां पब्लिक सेक्टर बनाए थे, वो उतनी ही खूबी के साथ बखूबी चल रहे थे। लेकिन आपने देखा ना, ओएनजीसी को बीमार कर दिया आपने। ओएनजीसी जो इस देश की 27% गैस और पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी, और करीब 13,000 करोड़ रुपए के फायदे में, तो उसे 74,000 करोड़ रुपए के कर्जे में कर दिया अंबानी की रिफाइनरी के लिए। पब्लिक सेक्टर को अगर आप मारेंगे, उनका मोनेटाइजेशन करेंगे, तो जॉबलेसनेस आएगा ही। प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से जॉब करेगा, सबसे पहले वो छटनी करेगा। आपने सुना होगा कीनिया में अडानी को एक हवाई अड्डा दे दिया गया था, लेकिन एम्प्लॉयज को ये लगा कि यहाँ के एम्प्लॉयज निकाल देगा। एम्प्लॉयज सड़क पर प्रदर्शन पे आ गए, उनके साथ जनता आ गई। सरकार अडानी से रिश्वत खाए बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये हवाई अड्डा अडानी को नहीं दिया जाएगा, और अडानी ने चिट्ठी लिखी कीनिया की गवर्नमेंट को, मैं पोल खोल दूंगा। यही रिश्वत देने के कारण तो अडानी के खिलाफ एफआईआर है अमेरिका में। आपके यहाँ ये क्रोनी कैपिटलिज्म, फॉसिज्म चल रहा है, ये टोटल। पब्लिक सेक्टर इतनी बढ़िया कंपनी है, एचएएल को हटा करके राफेल विद ऑफसेट पार्टनर उस अंबानी को बनाया जाता है, जिसकी परिवार की मुनीमत जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी को वचन दिया था कि तुम्हारे बच्चों का हम बड़ा ख्याल रखेंगे, बाकी देश के बच्चे चाहे मार दें हम। जिसने कागज के जहाज बनाया था, एचएएल को आपने बर्बाद कर दिया। कि आपने, जो कांग्रेस ने एक प्रोटोटाइप बना के दिया था तेजस, आपने जाने कहाँ कहीं एल&टी, अडानी, महिंद्रा, इन सब के हवाले तेजस को कर दिया, और तेजस क्रैश कर गया दुबई एयर शो में। तो हमारे सेना अध्यक्ष ने इस बात को कहा था, वायुसेना अध्यक्ष ने, कि ये तेजस मैंने मना किया था कि इसे उड़ाओ नहीं, ये जहाज नहीं, समोसा है। इसमें मैदा कहीं से आया है, मटर कहीं से आई है, आलू कहीं से आया है। इस देश में पहले लोगों के अंदर बहुत गलत बातें दिमाग में डाली गई। ये सरकारी संस्थान और सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते। यानी सन 14 के पहले तक ये देश इतना बन के खड़ा हुआ है सरकारी कर्मचारियों की हरामखोरी से। आप
समाज में बैठ के देखिए, ये संघी मानसिकता के लोग, ये भारत की जितनी भी मान्य व्यवस्थाएं, उनको ये गालियां बहुत देते हैं। सरकारी कर्मचारियों को बहुत गालियां देते हैं। आपने देख लिया, कर डालिए मोनेटाइजेशन। आप मोनेटाइजेशन आप करेंगे, रिजर्वेशन खत्म होगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, और लाला के हाथ चली जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। वो ये खेल अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू हुआ था। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा एक मिनिस्ट्री खोली थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जो दामाद अनऑफिशियली मिनिस्टर से डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के, उनको उसमें दलाली की वजह से मिस्टर 10% कहा गया था। उसने बाल को बेच दी। जब नालको बेचने आए तो उनके एलआई पार्टनर नवीन पटनायक आड़े आ गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही यही था। वो चाहे अटल बिहारी हो, चाहे मोदी हो, उस समय उनके पास बहुमत नहीं था, आज इनके पास बहुमत है, और तमाम साधनों से इन्होंने बहुमत बना रखा है, डरा के धमका के। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनका तो खेला आपने देख ही लिया। तो ये विनाशकारी नीतियां हैं कि ये निर्माण इन कंपनियों का कैसे हुआ था। कोल इंडिया को इन्होंने सिक कर दिया ना, अडानी के कोयले की वजह से। जो नवरत्न कंपनियां थी, वो जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई थी, क्योंकि जवाहर रत्न होता है ना। इनको नेहरू से नफरत थी, इनको नेहरू से नफरत थी, इसीलिए तो कॉम्प्रोमाइज ब्लैकमेल बैठे। हिंदू वर्ल्ड ऑर्डर में 145 करोड़ का देश मार्जिनलाइज करके किनारे खड़ा कर दिया गया है, और विदेश नीति का ड्राफ्ट पहले एफस्टीन के जरिए तैयार करवाया गया। मुझे तो लगता है एफस्टीन की विदेश नीति चल रही भारत में, कि तुम कुछ बोलना नहीं है। तो इस देश का भी और बुरा हाल होना है। मैन इज द आथर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। मेरा दायरा बड़ा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी और जब खेल कर रहे थे, अन्ना के आंदोलन चल रहे थे, 2G के खेल चल रहे थे, मैं लोगों को समझाता था इसमें कोई दम नहीं है, मुझे इतना बता दो कि 2G में कैसे गड़बड़ हुआ है। आज भी लोग 2G के बारे में पूरा नहीं जानते हैं, घोटाला कैसे हुआ, ले गया जान 2G इस देश को। संघ ने अपने मंसूबे पूरे किए। ये हुकूमत हमारे ऊपर सन 47 की दी, डीप स्टेट की। इंग्लैंड तो उसका मुखौटा था, ब्रिटेन। आपने डिस्कवरी भी देखा होगा, शेर भैंसे का शिकार करता है, भैंसा कभी मार देता है, वो हार मान के नहीं बैठता है, तो छुप के बैठा रहता है मौके की तलाश में कि भैंसा अकेला हो तब हम इस पर हमला करें। प्रोपोगंडे किए गए, बहुत बार अटेम्प्ट किए गए, 75 पे अटेम्प्ट किया गया, राजीव गांधी के सामने अटेम्प्ट किया गया। एक कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सॉवरेनिटी की हिफाजत करती थी, राजीव गांधी के अच्छे कामों को हाईलाइट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जी। आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। भी राजीव गांधी की बात आती है तो बात करेंगे बोफर्स की। बोफर्स ने तो अपना कमाल दिखाया, लेकिन जो है राफेल लेके आए हो, तो मेरी नॉलेज भर में ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से आप ब्रह्मोस फायर नहीं कर पाए, वो सुखोई से फायर हुई है। उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जवाहर नवोदय विद्यालय, अमेरिका को धमकाना, चाइना को ऑपरेशन फैलकॉन में दपट के दौड़ा के भगाना, और जो है अरुणाचल को पूर्ण मान्यता देना। आज अरुणाचल के 23 जिले उसने जो है नामजद कर दिए कि हमारे जिले हैं। मैंने कहा उस ऐसा पर है चर्चा करेंगे। कि आपके जी। देश का ये जो प्रेस, हाँ, प्रेस मीडिया जो है ना, इस प्रेस मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आलोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।